हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, यानी हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी के पाठ्य पुस्तक से। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक में आपको 2 इकाइयां दी गई है, इकाई पहली और दूसरी। तो पहली इकाई में आप क्या करोगे, ये जो है हम पहली इकाई पढ़ेंगे पहले सत्र के लिए, यानी फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। और दूसरी इकाई हम पढ़ेंगे दूसरे सत्र के लिए, यानी सेकेंड टर्म या सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो इसमें कई सारी कविताएं, आपको अच्छे अच्छे पाठ हैं, पूरक पठन है, जो पढ़ने से आपको आनंद तो मिलेगा और आसान है। अगर आपको कोई कठिनाई है, कठिन शब्द है, तो आपको उसी वक्त बता दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको एक पेंसिल और आपका पाठ्य पुस्तक साथ में होना आवश्यक है, ठीक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं पहली कविता। कविता का नाम है चांदनी रात और जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इस कविता में, चांदनी रात में, कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने रात के सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है। प्रकृति यानी सृष्टि, जिसे आप नेचर कहते हो, तो नेचर में किस तरह से परिवर्तन होते हैं, वह कितने सुहावना लगता है, नेचर यानी सृष्टि कितनी सुहावनी लगती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बताने की कोशिश की है। कविता की जो विधा है वह है खंड काव्य। अब विधा यानी क्या, तो विधा किसे कहते हैं, कविता का प्रकार। तो यह पंचवटी नामक खंड काव्य से ली गई कविता है, और जिसमें खंड काव्य की विशेषता यह होती है कि इसमें पूरा प्रसंग का वर्णन नहीं होता, तो इसमें एक किसी घटना का वर्णन किया होता है। यहाँ पर कवि ने रात का वर्णन किया है और इसलिए इसे चांदनी रात का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस कविता के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए कविता में क्या बताया गया है। आपके पास आपकी पेंसिल तो होगी, तो जब जब कोई कठिन शब्द आएगा तो उसके लिए आप पेंसिल से उसके ऊपर लिख लीजिए, और उससे के कारण आपको कविता समझने में आसानी होगी, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। चांदनी रात, कवि या रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु चंद्र, चारु यानी सुंदर। देखिए, जब हम आकाश में रात के समय चंद्र को देखते हैं तो हमें कितनी खुशी महसूस होती है, वह कितना सुंदर चंद्र दिखाई देता है ना। तो कवि कह रहे हैं कि चारु चंद्र की यानी सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, चंचल यानी बच्चों आपकी तरह। आप देखिए, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, एक जगह पर बैठ नहीं सकते, और चंद्र की किरणें भी किसी तरह से हमें दिखाई देती हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे यह चंद्र की किरणें जल और थल में खेल रही है। जल यानी पानी और थल यानी जमीन, यानी जमीन पर चंद्र की किरणें खेलती हुई दिखाई देती हैं। और यह स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। चांदनी यानी चांद का जो प्रकाश है वह सारी जगह फैला हुआ है, ऐसा लगता है मानो वह सभी जगह बिछा हुआ देता है अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी पृथ्वी या धरती, और अंबर यानी आकाश या गगन के तल में, यानी आकाश, धरती, सभी जगह हमें चांद की सुंदर किरणें और चांदनी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रही है तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी खुशी, खुशी। चांदनी रात है, चांद का उदय हो गया है, सभी जगह चांदनी फैली हुई है, और जिसका आनंद सभी को हुआ है, वैसे ही आनंद हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, हरित तृणों की नोकों से। हरित तृण यानी हरा घास, हरित यानी हरा, और तृण
यानी घास। ठीक है, तो पुलक प्रकट कर दिया यानी धरती अपनी खुशी दिखा रही है। किस तरह से दिखा रही है? तो हरित तृणों की नोकों से, यानी देखिए कैसे तृण यानी घास हिल रही है, उसकी नोक हिल रहे हैं, जिससे लग रहा है मानो धरती खुश है और वह उसके हिलने से खुशी प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु यानी वृक्ष, पेड़, ट्री, तो यह कैसे हिल रहे हैं? मंद पवन के झोंके से। मंद यानी एकदम धीरे धीरे बहने वाली, पवन यानी हवा, यानी धीरे से हवा बह रही है और हवा के कारण वह तरु भी ऐसे झूम रहे हैं, ऐसे लग रहा है मानो वह भी आनंद प्रकट कर रहे हैं। यानी चांद की चांदनी में सभी लोग आनंद प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर लोग यानी सृष्टि में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वह धरती या पेड़ और जो झूम झूम कर अपना आनंद हमें बता रहे हैं। आगे है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या यह ही निस्तब्ध दिशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधवह, निरानंद है कौन दिशा। यानी यह स्वच्छ चांदनी कैसी है? सभी जगह फैली हुई है, सुंदर दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि निश्वास निस्तब्ध है। निस्तब्ध यानी शांत, बिना आवाज किए। निशा यानी रात, यानी जब रात का समय होता है तो सभी जगह पर शांति दिखाई देती है, जिसे निस्तब्ध कहा गया है। यानी भले ही स्वच्छ चांदनी चारों ओर बिछी हुई है, परंतु हमारी रात कैसे है? शांत है। और इस रात में सभी जगह सुंदर मंद ऐसा गंध फैला हुआ है। गंध यानी खुशबू, खुशबू यानी देखिए रात के समय कई पेड़ों पर फूल खिल उठते हैं और फूल के खिलने के कारण सभी चारों ओर, सभी दिशाओं में सुंदर गंध दिखाई देता है। गंध यानी खुशबू, जैसे चंपा, रात रानी यानी रजनीगंधा जिसे कहते हैं, ऐसे कई तरह के फूल होते हैं जिसकी सुंदर खुशबू चारों ओर फैली हुई है। और ऐसी कोई दिशा नहीं है जो निरानंद है। निरानंद यानी दुखी या बिना आनंद के, यानी चारों ओर खुशबू फैली हुई है, चांद की चांदनी है और जिसके कारण सभी दिशाएं आनंदित हो उठी है। कोई भी ऐसी दिशा नहीं बची है कि जो दुखी है। ठीक है, अब देखिए आगे, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यानी देखिए जब रात होती है तो हम सभी लोग या सजीव सभी सो जाते हैं, हमारे काम तभी पूर्ण होते हैं और हम शांति से सोते हैं। परंतु जब हम सोते हैं तो क्या यह रात भी सोती है? नहीं। क्या ये सृष्टि सोती है? नहीं। तो उस वक्त क्या होता है कि रात होने पर भी सृष्टि के जो कार्य है, कार्यकलाप यानी कामकाज, तो जो कामकाज है वह सारे निरंतर चलते रहते हैं और एकदम चुपचाप, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, है ना। इतने शांत, चुपचाप, एकांत भाव से यह सृष्टि के सारे कार्य चलते रहते हैं और हम शांति से सोते हैं। सृष्टि अपना कार्य चुपचाप करती रहती है। समझ रहे हो ना? ठीक है, आगे देखिए, पन्ना पलटिए, अगले पन्ने पर देखिए। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर वसुंधरा यानी फिर से धरती। देखिए यहाँ धरती के लिए धरती, अवनी, वसुंधरा, कितने सारे शब्द दिए गए हैं, है ना। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जैसे ही रात होती है तो वसुंधरा यानी धरती मोती सबके सोने पर बिखेर देती है, यानी सब सोते हैं और धरती
मोती बिखेर देती है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हुआ, मोती कहाँ से आए? तो मोती यानी ओस की बूंदे। अब ओस की बूंदे किसे कहते हैं? आप जिसे अंग्रेजी में ड्यू ड्रॉप्स कहते हो, मराठी में जिसे दवा बिंदु कहा जाता है। तो जैसे ही रात होती है तो हमें कुछ पेड़ों पर यानी पत्तों पर, कुछ फूलों पर क्या दिखाई देता है? ओस की बूंदे दिखाई देती है। और वह ओस की बूंदे इस तरह से चमकती है, ऐसे लगता है मानो धरती ने सारे मोती बिखेर दिए हो। और जब सुबह होती है तो रवि यानी सूर्य का आगमन होता है, और सूर्य का आगमन होते ही वह ओस की बूंदे कहीं नष्ट हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। और इसलिए कवि का कहना है कि रवि बटोर लेता है, उनको बटोरना यानी इकट्ठा करना। तो रवि क्या करता है? यह सारी ओस की बूंदे बटोर लेता है, इकट्ठा करता है। कब इकट्ठा करता है? जब सुबह होती है तब। यानी इस पद्यांश में कवि ने कहा है कि जैसे ही रात होती है वसुंधरा यानी धरती ओस की बूंदों को मोती की तरह बिखेर देता है, और सूर्य के आगमन होते ही वही सूर्य सुबह सभी मोतियों को इकट्ठा कर लेता है। समझ रहे हो? चलिए आगे देखते हैं क्या कहा है कवि ने। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और विरामदायिनी यानी शाम, संध्या। तो जैसे ही सूर्य अस्त की ओर जाता है यानी सूर्यास्त होता है, सनसेट, तो उस वक्त क्या होता है कि यह जो रवि होता है या सूर्य होता है वह ऐसे ही नहीं जाता है, तो जाते जाते वह धरती को संध्या यानी शाम का उपहार या भेंट देकर जाता है। वह ऐसे ही बिना भेंट दिए नहीं जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और वह शाम किस तरह से होती है? श्याम तनु लेकर। श्याम तनु यानी तो काला अंग, तनु यानी अंग। तो वह एक नया ही रूप देकर जाता है शाम को, जो सुंदर दिखाई देता है। आगे है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर वीर वीर निर्भीक बना। यानी पंचवटी, पंचवटी किसे कहा जाता है? तो 5 वृक्षों का समूह, 5 वट वृक्षों का। तो वट वृक्ष किसे कहते हैं? जिसे आप मराठी में वडाचं झाड या अंग्रेजी में जिसे आप बैनियन ट्री कहते हो, तो वही 5 वृक्षों का समूह है। यानी एक ही जगह इकट्ठा आए हुए 5 वृक्ष है वटों के, और उसकी छाया में सुंदर पर्णकुटीर बनी है। पर्णकुटीर यानी कुटी या झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी। यह कहाँ बनी हुई है? 5 वृक्षों के छाया में बनी हुई है। और उसके सामने स्वच्छ शिला पर यानी स्वच्छ शिला यानी पत्थर, शांत बैठा हुआ एक निर्भीक यानी ना डरने वाला धीर वीर, साहसी वीर बैठा हुआ है। यहाँ पर कवि ने किस तरह का वर्णन किया है? तो रात के या शाम के अंधेरे में 5 वृक्षों के वटों के समूह में क्या हुआ है? एक सुंदर पर्णकुटीर बनी हुई है यानी झोपड़ी बनी हुई है, और वहीं पर एक धीर या साहसी वीर बिना डरे एक स्वच्छ शिला पर यानी स्वच्छ पत्थर पर बैठा हुआ है। शिला का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, आगे है, जाग रहा यह कौन धरुर है, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यानी जब सारी सृष्टि सो रही है, सभी जग सो रहा है, तब यह कौन धनुर है? धनुर यानी धनुर्धर। धनुर्धर कौन? या तीरंदाज। धनुर्धर या तीरंदाज। यह कौन बैठा है जब सारा भुवन भर सो गया है, सभी लोग सो गए हैं, और यह
हुआ है और यह कैसा है? सुंदर है। कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर योगी की तरह दिखाई देता है। योगी यानी साधु, चिंतन तपस्या करने वाला, उसकी तरह यह कौन है जो दिखाई दे रहा है, दृष्टिगत हो रहा है, यानी दिखाई दे रहा है। यानी ऐसे सुंदर चांदनी रात में यह कौन वीर तीरंदाज बैठा है जो कामदेव की तरह सुंदर होते हुए भी योगी की तरह शांत भाव से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए अब इस कविता में कई सारे कठिन शब्द आए हैं। कविता तो यहाँ खत्म हुई, कविता के बारे में कई सारे कठिन शब्द यहाँ पर देखिए कुछ लिखे हैं मैंने और कुछ आपको बताए हैं जो आपको लिखने के लिए मैंने कहा था, है ना? तो लिखे तो होंगे ही, है ना? और यह कुछ है, अगर आपने नहीं लिखे हैं तो यह लिख लीजिए। फिर भी एक बार फिर से पढ़ लीजिए कविता ताकि आपके समझ में आए। कविता एकदम आसान है, समझने में बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है। इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्न आपको ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको पद्यांश यानी कविता का कुछ भाग दिया जाता है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आपको यह शब्द पता होंगे यानी शब्दार्थ जो दिए गए हैं पता होंगे तो आपको कविता के उत्तर लिखना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस कविता में हमने क्या पढ़ा कि चांदनी रात का सुंदर वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर किया है। ठीक है, और इसकी विधा जैसे मैंने आपको बताया प्रकार है खंडकाव्य और यह खंडकाव्य किसमें से लिया गया है? पंचवटी नामक खंडकाव्य से लिया गया है। ठीक है, तो आपके समझ में कविता आई ही होगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। देखिए कविता तो हमारी पूर्ण हुई है। अब कविता के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर आपको कविता से ढूंढने पर ही मिलेंगे और एकदम आसान है। जैसे पहले प्रश्न देखिए, यह सूचना अनुसार कृतियां कीजिए। ऐसे प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है जिसमें एक तो संजाल पूर्ण कीजिए या तो फिर आकृति पूर्ण कीजिए या फिर इस तरह से निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। या पाठ के नीचे देखिए एक शब्द भाषा बिंदु दिए गए हैं जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। अब पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? तो समानार्थी शब्द या आप जिसे सिनोनिम्स कहते हो यानी वही सेम अर्थ वाले दूसरे शब्द। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, अब तरु का अर्थ तो मैंने आपसे कहा था कि वृक्ष या पेड़। अब 3 दिए गए हैं तो तीसरा शब्द क्या होगा? तो तीसरा शब्द होगा विटम। फिर है वसुंधरा। वसुंधरा में के लिए तो कविता में ही कई सारे शब्द दिए हैं जैसे अग्नि, धरती या फिर हम जानते हैं पृथ्वी। फिर यहाँ पर है चंद्र। चंद्र यानी चंद्रमा, सोम, शशि, चांद। फिर है कृषक। कृषक किसे कहा जाता है? तो कृषक यानी किसान, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, हलदर कहते हैं। फिर है उद्यान। उद्यान यानी बाग, बगीचा या फुलवारी जिसे कहेंगे हम। और अगला है अरण्य। अरण्य यानी वन, जंगल, कानन, ऐसे कई तरह के शब्द हैं। तो यह पर्यायवाची। जब पर्यायवाची शब्द कहा जाएगा तो क्या करोगे? फिर आप आगे समानार्थी शब्द लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैंने कहा आपको कि भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अब भावार्थ स्पष्ट करना यानी क्या करना? तो भावार्थ स्पष्ट करते वक्त आपको सिर्फ यह कविता की पंक्तियां हैं, यह कहाँ से ली गई है, इसके रचनाकार या कवि कौन है और इस पंक्ति में आपको जो बताया गया है वह सरल हिंदी में आपको लिखना है।
जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणों से लेकर झोंकों से तक लिखा है। जैसे मैंने आपको पहले पद्यांश में बताया था कि सुंदर चंद्र की चंचल किरणें जमीन और पानी में खेल रही हैं और ऐसा लगता है मानो यह स्वच्छ चांदनी सभी जगह पर धरती और अंबर तल पे बिछी हुई है और अपनी खुशी धरती हरित तृणों की यानी हरे घास की नोकों से प्रकट कर रही है और पेड़ भी झूम झूम कर मंद पवन के झोंकों से झूम कर अपनी सारी खुशी प्रकट कर रही है ना। यानी यह सरल हिंदी में जो हमारी समझ में इसका अर्थ आ रहा है वही आपको भावार्थ स्पष्ट करने के लिए लिखना है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि शुरुआत में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्ति चांदनी रात इस कविता से ली गई है जिसमें रचनाकार या कवि मैथिलीचरण गुप्त जी ने चांदनी रात का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, अब उसके बाद तो आप भावार्थ लिखोगे। समझ में शायद आपके आया ही होगा। तो यह कुछ प्रश्नों के बारे में आपको मैंने बताया। ठीक है, तो इसी तरह के ऐसे ही आगे कुछ प्रश्न आते रहेंगे जिसके उत्तर आसानी से हम इस कविता के माध्यम से लिख पाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया? ओके, थैंक यू।